डियर स्टूडेंट, हम बीएससी पार्ट सेकंड में डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट के अंदर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म में प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के हैबिटेट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। प्रिमिटिव जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, ये इन नेचर या उनकी हैबिटेट कैसी होती है, वो ट्री फॉर्म में थे या आपके हर्ब फॉर्म में थे। तो उसको समझने के लिए हम देखते हैं कि जो प्रिमिटिव जो एंजियोस्पर्म थे उनके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, मतलब उनके अकॉर्डिंग सबके लिए एक क्वेश्चन पॉइंट बन गया कि प्रिमिटिव जो प्लांट थे, वो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म थे, वो हर्ब फॉर्म में थे या ट्री फॉर्म में थे। तो इनके अकॉर्डिंग अलग अलग मत दिए गए, हैबिट्स अलग अलग दी, थ्योरीज अलग अलग दी गई। उसके अकॉर्डिंग इसमें जो अलग अलग मत दिए गए उनको हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट है कि जो प्रिमिटिव जो एंजियोस्पर्म थे, ट्री हैबिट वाले जो थे एंजियोस्पर्म, ऐसे एंजियोस्पर्म जिनकी हैबिट ट्री हैबिट थी, उनकी नेचर या प्रकृति जैसी थी, वृक्ष की जैसी थी, वो तो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म होते थे। और हर्बेशियस हैबिटेट वाले जो जिनकी हैबिट हर्बेशियस होती थी, जो शाकीय प्रकृति के थे, वो कैसे थे, एडवांस थे। यानी अलग अलग मत दिया। तो एक मत ये बताता है कि प्रिमिटिव जो एंजियोस्पर्म है ट्री हैबिटेट वाले प्रिमिटिव होंगे और हर्बेशियस हैबिटेट वाले एडवांस होंगे। जबकि दूसरा ही मत ये बताता है कि जिनकी ट्री हैबिट होती है वो एंजियोस्पर्म एडवांस्ड होते हैं और दूसरी जिनकी हर्बेशियस हैबिटेट होती है वो प्रिमिटिव होते हैं। और इसके हिसाब से जो थर्ड मत जो है वो इन दोनों को मिक्स करके बताता है कि जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म होते थे उनमें हर्बेशियस नेचर हो या ट्री फॉर्म जो है, वो दोनों ही हैबिटेट इसमें एंशिएंट और प्रिमिटिव थी। यानी जो प्रिमिटिव जो एंजियोस्पर्म थे वो हर्बेशियस नेचर के भी हो सकते थे और ट्री हैबिटेट के भी होते थे। और प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म बोथ है, यानी उस प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में ट्री हैबिट वाले भी प्लांट्स होंगे और हर्बेशियस वाले भी प्लांट होंगे। इस हिसाब से जेफरी, एम्स, सिन्नर्ड 1911 से लेकर 1926 जो अमेरिकन और ब्रिटिश जर्नल में बताया गया, उनके हिसाब से जो एंजियोस्पर्म है, ये सारे एंजियोस्पर्म मतलब जितने भी रिसर्च की गई या ये जो साइंटिस्ट थे जैसे जेफरी, एम्स और सिन्नॉट एंड बेली के अकॉर्डिंग इन्होंने जितने भी रिसर्च पेपर्स लिखे उनके हिसाब से एंजियोस्पर्म की जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म था वो उसकी हैबिटेट जो थी वो ट्री हैबिट, यानी ट्री हैबिट वाले सारे, यानी प्रिमिटिव उस टाइम के अंदर जो भी एंजियोस्पर्म मिले वो सब ट्री फॉर्म में होते थे। और इस प्रकार से, लेकिन इसी के साथ साथ आपके एग्जाम्पल जैसे एग्रिस, आर्बॉर ने जो अपना रिटर्न दिया उसके अकॉर्डिंग प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म हर्बेशियस होते थे। और हर्बेशियस उनकी जो हैबिटेट थी वो कैसी थी, ये कि पुरातन आवृतबीजी जो होता है वो शाकीय प्रकृति के होते थे। और जो आर्बोरेसेंट जो वृक्षीय स्वभाव था वो सबसे एडवांस नेचर को बताता था। तो अकॉर्डिंग प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म हर्बेशियस है और आर्बोरेसेंट जो वृक्षीय प्रकृति जो है जिनका नेचर वृक्ष प्रकार का है वो एडवांस नेचर होता है। तो अब इसमें कुल मिला के हमारे पास 3 मत दिए गए कि एंजियोस्पर्म जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म था वो ट्री हैबिट भी हो सकता था या आपके हर्बेशियस नेचर हो सकता था या ये दोनों होते थे। इसको समझने के लिए कई सारे प्रमाणों पर विचार किया गया। तो वो कुछ ऐसे एविडेंसेस दिए गए जिसके आधार पर बताया गया कि जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म है आइदर इट इज ट्री फॉर्म और इज हर्बेशियस फॉर्म। तो फर्स्ट एविडेंस था एविडेंस फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ अदर प्लांट ग्रुप। जब हम दूसरे प्लांट ग्रुप की हिस्ट्री को देखते हैं, इनके हिसाब से लाइकोपोडेस रिलेटिव्स ऑफ अवर प्रेजेंट, मतलब पैलेजोइक रिलेटिव्स ऑफ अवर प्रेजेंट लाइकोपोड्स को देखते हैं, हॉर्सटेल्स को देखते हैं, क्विलिकॉर्डेट्स को देखते हैं। तो इनके ये सब जो है प्लांट जो है वो सब ट्री फॉर्म में पाए जाते थे। जबकि इन वर्गों के सभी आधुनिक सदस्य आज कैसे, यानी जो ये सभी पहले पुराने पाए जाते थे सभी ट्री फॉर्म्स पे थे। लाइकोपोडेल्स थे, लाइकोपोडेल्स था, हॉर्सटेल्स से, ये सारे उस टाइम पे जो पाए जाने वाले फॉर्म ट्री फॉर्म्स में थे। लेकिन आजकल जो ये पाए जाते हैं आधुनिक सदस्य जो है इनके सभी शाखीय होते हैं। इस प्रकार से एम्स के अनुसार पैलेजोइक युग के इन
जो ट्री हैबिट वाले प्लांट थे उनका पृथ्वी पर आज जो अस्तित्व है वो शाक के रूप में होता है, यानी हर्बेशियस फॉर्म में होता है। और वो इस कारण हुआ है कि उनमें सेकेंडरी ग्रोथ का अभाव हो जाने के कारण ये ट्री फॉर्म से अब हर्बेशियस फॉर्म में होंगे। इस प्रकार से ये इन्हीं अनुकूल लक्षणों के कारण सभी वर्गों के जीवित सदस्यों में अपने आप को इन्होंने अकोमोडेट कर लिया है इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। इसलिए पहले वो ट्री हैबिट में थे और अब जो पाए जाने वाले प्लांट्स थे वो सब हर्ब्स फॉर्म में होते थे। और इस प्रकार से जब हम सेकेंड एविडेंस देखते हैं कि एविडेंस फ्रॉम द फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ द एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के सारे फॉसिल रिकॉर्ड का एंजियोस्पर्म का हम देखते हैं। तो फॉसिल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग भी एंजियोस्पर्म की इनका जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म थे वो सब पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म किस प्रकार के थे, ट्री हैबिट्स में पाए जाते थे। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ट्री हैबिट जो है वो एक पुरातन प्रकृति होती है। लेकिन आर्बर जो थे ये नहीं मानते। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि शाकीय प्रकृति जो होगी, शाकीय पौधों में कोमल उत्तक, कोमल मतलब सारे सॉफ्ट टिश्यूज पाए जाते हैं। इस प्रकार से समान परिस्थितियों में इनका फॉसिलाइजेशन नहीं होता। इसी कारण से आज जो प्राचीन जितने भी प्रथम शाकीय आवर्तबीजी होते हैं उनके भी जीवित प्रमाण नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वृक्षीय स्वभाव को ही पुरातन माना जाता है और जो हर्बेशियस नेचर होता है उसको एडवांस माना जाता है। तो ये कई तरह से एविडेंसेस दिए गए, उन एविडेंस के अंदर पर हम देखेंगे। पहला तो हमने ग्रोथ फॉर्म में देख लिया और सेकंड मतलब जो उनके फॉसिल रिकॉर्ड देखे तो फॉसिल रिकॉर्ड में क्योंकि उनका सॉफ्ट टिश्यू था, उनका फॉसिलाइजेशन नहीं हुआ, इसलिए हम कह नहीं सकते। इसलिए माना किसको कहा गया कि जो ट्री हैबिट वाले जो एंजियोस्पर्म हो वो सब कैसे हैं, वो ही प्रिमिटिव माने गए। इस प्रकार से थर्ड जो एविडेंस माना था वो था एविडेंस फ्रॉम द फाइलोजेनी ऑफ एंजियोस्पर्म। जब हम उनके जातीय वृत्तीयता को देखते हैं एंजियोस्पर्म के तो इस आधार पर जिम्नोस्पर्म की ट्री हैबिट जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के प्रिकर्सर्स माने जाते हैं, यानी जो ट्री हैबिट वाले जो जिम्नोस्पर्म थे वो एंजियोस्पर्म के प्रिकर्सर्स होंगे। परंतु कुछ वर्गों में हम देखते हैं कि अगर जिम्नोस्पर्म में भी प्रिमिटिव वुड स्ट्रक्चर वाले भी पाए जाते थे तो इस प्रकार से आवर्तबीजों के आदि पूर्वज को रूप में उनको चिन्हित किया गया। और इस प्रकार से इनके अकॉर्डिंग है कि जब हम फाइलोजेनी देखते हैं कि टेरिडोफाइट से या जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म बने तो इनके आधार पर ये देखते हैं कि संरचनात्मक रूप से पुरातन आवर्तबीजों में कास्ट का जो वुड का जो स्तर होता है उतना ही रहा था जितना कि पादप टेरिडोफाइट में रहते हैं, यानी जो टेरिडोफाइट के अंदर जिस प्रकार की वुड पाई जाती थी वो ही प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में मिलती थी। तो उनकी फाइलोजेनी से हम ये एविडेंस होता है। नेक्स्ट एविडेंस है फाइलोजेनी एविडेंस फ्रॉम फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी का मतलब है कि इसमें भूगोल के द्वारा, पादप भूगोल के द्वारा उपलब्ध प्रमाण पाए गए। सिन्नेट और बैली ने यह सिद्ध कर दिया कि आवर्तबीजी पौधों में वृक्षीय स्वभाव पुरातन होता है, यानी इन्होंने सिन्नेट और बैली ने बताया कि जो ट्री हैबिट होगी वो प्रिमिटिव होगी और जो हर्बेशियस हैबिट है वो किस आधार पर, वो भौगोलिक प्रमाण के आधार पर इन्होंने बताया। जैसे अधिकतर जो ट्री प्लांट्स होते हैं वो ट्रॉपिकल एरिया में मिलते हैं, जबकि जितने भी हर्बेशियस जो प्लांट हैं वो टेम्परेट एरिया में मिलते हैं। इस प्रकार से जितने भी ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाने वाले, इसलिए ट्रॉपिकल क्योंकि वो ट्री हैबिट है तो हम कहेंगे कि जो पुराने जो हमारे प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म थे वो ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते थे। इस प्रकार से ट्री हैबिट जो होगी वो प्रिमिटिव होगी और शाकीय क्योंकि शाकीय टेम्परेट रीजन में मिलते थे इसलिए जो आपके ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स को जो कि ट्री फॉर्म में है वो ही प्रिमिटिव होंगे। और इस प्रकार से एंडेमिज्म के आधार पर भी माना जा सकता है कि मॉरिशस, सेंट हेलेना, शेलिस आदि द्वीपों पर पाए जाने वाले कुछ एंडेमिक जो स्पीशीज थी वो भी सारी एंडेमिक स्पीशीज जो है वो वुडी नेचर को बताती हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये फाइटोजियोग्राफिकल एविडेंस है कि जो भी एंडेमिक स्पीशीज जो भी, क्योंकि वो भी वुडी नेचर की थी, इसलिए एडवांस जो एंजियोस्पर्म होंगे वो हर्बेशियस नेचर के होंगे और जो ट्री हैबिट वाला जो होगा ट्री हैबिट वाले प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म होंगे। अब नेक्स्ट आता है एविडेंसेस फ्रॉम एनाटॉमी
एनाटॉमी के एविडेंसेस के आधार पर हम देखते हैं कि ये लिखना भूल गए कि एविडेंसेस फ्रॉम एविडेंट एनाटॉमी, जब उनकी आंतरिक रचना को देखा, जब एविडेंस कहाँ से, कौन सा हमने ये प्रमाण आया कि उनकी एनाटॉमी को जब हम देखते हैं कि सिनॉट और बैली के अकॉर्डिंग जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रिमिटिव टेंडेंसी वाले यानी जिन प्लांट्स की एनाटॉमी में वुडी नेचर ज़्यादा दिखता है वो सारे प्रिमिटिव टेंडेंसी को बताते हैं। और बैली के अनुसार जो जितने भी वुडी जो प्लांट हैं उनमें यूनिलैकुलर नोड्स पेयर्ड लीफ ट्रेस पाए जाते थे, जो एक प्रिमिटिव नेचर को बताता है। और इस प्रकार से प्रिमिटिव नेचर, इससे यही बात सिद्ध होती है कि जिनमें भी यूनिलैकुलर नोड्स होंगे या पेयर्ड लीफ ट्रेस होंगे वो सब प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स होंगे, जो कास्टीय प्रवृत्ति जो कास्टीय प्लांट्स में पाए जाते थे। और वृक्ष स्वभाव को ही क्या माना गया है, प्रिमिटिव माना गया। तो ये सब जितने भी एविडेंसेस हैं, ये चाहे हम उसके हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें, चाहे उनके फॉसिल्स रिकॉर्ड को देखें, चाहे उनकी फाइलोजेनी को देखते हैं, ये सभी ये प्रमाण देते हैं कि जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म था वो सब आर्बोरेसेंट नेचर का था या ट्री हैबिट फॉर्म में था। जब हम एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी देखते हैं, जब उनकी भ्रूणी की देखते हैं सारे, तो भ्रूण विज्ञान के अकॉर्डिंग भी जो एक न्यूक्लिएट जो पॉलीगोनम टाइप का जो आपके एंडोस्पर्म होता है वो प्रिमिटिव माना गया है। और इसी से ही दूसरे विकसित हुए, उसी जो एंडोस्पर्म से जाने पहले 8 न्यूक्लिएट पॉलीगोनम टाइप सबसे प्रिमिटिव है। इसके अनुसार पॉलीगोनम, और वृक्षों में भी वही पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण मिलता है, तो ये उसकी प्रिमिटिवनेस का परिचायक होता है। और लास्ट एविडेंस हम पढ़ते हैं, एविडेंस फ्रॉम कोरिलेशन ऑफ फ्रूट टाइप एंड हैबिटेट। कोरिलेशन ऑफ फ्रूट टाइप के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग विभिन्न प्रकार के फलों में जो सरस फल होता है, फ्लैशी फ्रूट्स जो होते हैं, वो सबसे ज्यादा ट्री हैबिट्स में, ट्री वाले प्लांट्स में पाए जाते हैं। इस प्रकार से वृक्षों की पुरातन और शाखीय प्रवृत्ति का लक्षण यही हो गया कि उनमें सब में फ्लैशी फ्रूट्स मिलेंगे। तो फ्लैशी फ्रूट्स का पाया जाना वो उसके प्रिमिटिव नेचर को बताता है। सबकी हालांकि कुछ हेर्बेशियस प्लांट्स में भी सरस फल पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर सभी अनेक जो है वृक्षों में शुष्क फल मिलते हैं। तो ये ऐसा मतलब कंप्लीट एविडेंस नहीं है, लेकिन ऐसा ज्यादातर माना जाता है कि ट्री हैबिट्स पर पाए जाने वाले सभी प्लांट्स जो होंगे वो फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं। इस प्रकार से इसके नेक्स्ट जो थ्योरी होती है हम देखते हैं डायूरियन थ्योरी है। और इस डायूरियन थ्योरी के अकॉर्डिंग लास्ट थ्योरी हम देखते हैं डायूरियन थ्योरी। और डायूरियन थ्योरी जो है वो भी उसके एंजियोस्पर्म के प्रिमिटिव और एडवांस नेचर के बारे में बताती है कि डायूरियन थ्योरी के अकॉर्डिंग आवर्तबीजी पौधों में ऐसे ट्री हैबिट्स को ही सर्वाधिक पुरातन माना गया। डायूरियन थ्योरी बोलती है कि जिन प्लांट्स के अंदर जो एंजियोस्पर्म ट्री फॉर्म में थे वो सबसे ज्यादा प्रिमिटिव माने गए। तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए। इनके अकॉर्डिंग जितना मोटा तना होगा, यानी स्टैम जितना भी थिक होता है और अशाखित और अल्पशाखित होता है। और इस प्रकार से पिनेटली कंपाउंड लीफ में पाई जाती है और लीफ बर्ड स्केल, पैलेट लीफ बर्ड स्केल्स पे मिलते हैं। और उनमें सब में लार्ज फ्लैशी फ्रूट्स पाया जाएगा, जो भी ज्यादातर एरिल युक्त बीजों से उपयुक्त में कैप्सूल पाए जाते हैं। इनमें सभी फ्लावर्स जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं मोनोकार्पिक होते हैं, संपूर्ण जीवन में केवल एक बार ही फल देते हैं। अतः और ये सभी मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये अवधारणा जो दी थी, ड्यूरेन थ्योरी जो थी वो कॉर्नर ने दी थी, EJH कॉर्नर ने दी थी। और इस विचारधारा के अनुसार ठोस आकारिक प्रमाणों पर ये आधारित नहीं है। पार्किंस द्वारा इस मत की आलोचना की गई और इनके अकॉर्डिंग आकारिकी रूप से भिन्न रचनाओं में क्रमतल मिलना, एरिल का पाया जाना, सार्कोटेस्टा का पाया जाना वो विभेदित नहीं किया जाता। और कुल मिला के जो सारे मॉडर्न जो टेक्सोनॉमिस्ट भी हैं उनके अकॉर्डिंग वृक्ष स्वभाव जो होगा वो
वो ही सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव होता है। तो इस प्रकार से जब हम ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो ये सारे हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आ गए कि एंजियोस्पर्म है क्या, एंजियोस्पर्म का प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या था, उनका टाइम ऑफ ओरिजिन क्या था, उनके एंसेस्टर्स क्या थे, वो आइदर दे आर पॉलीफाइलेटिक और उनका सोर्स जो था वो एक मोनोफाइलेटिक था या पॉलीफाइलेटिक था, और उसके बाद आज ये बड़ा हैबिट ऑफ प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म क्या होती है। थैंक यू।